नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो न्यू नॉर्मल भारत ने सेट किया है, इस विषय पर हमारे एक एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स शेयर की हैं। तो क्या है ये इंसाइट्स, क्या है ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसका एक विस्तार से एनालिसिस करेंगे। इंडिया पाकिस्तान की बात निकली है, तो जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे या फिर किसी भी लेट्स से कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश जब एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं तो फिर ऑयल की प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन बात है, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट करता है, भारत भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जब ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो जाए उस समय पर सिचुएशन क्या होती है और इस चीज को लेकर भारत को क्या स्टेप्स उठाने की जरूरत है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड दैट इज द गल्फ रीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। फिर कोविड डेथ्स को लेकर, कोविड की वजह से जो मृत्यु हुई है, तो एक सीआरएस रिपोर्ट 2021 रिलीज हुआ है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद दिस विषय। ये टॉपिक है रशिया और चाइना के बीच में बढ़ती हुई मित्रता। तो प्रश्न है, हाउ डस द मॉस्को विजिट ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सिग्नल ए शिफ्ट इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर? एनालाइज। बहुत ही क्विकली रशिया और चाइना के मैप को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट। ये दो ऐसे फेमस कंट्रीज हैं जिनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको भी पता होगी, तो छोटी छोटी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। बहुत ही क्विकली यहां पर देख सकते हैं कि चाइना जो है वो रशिया के साथ यहां पर बॉर्डर शेयर करता है। तो कहा जाता है कि चाइना का जो नॉर्दर्न पड़ोसी देश नेबर है, तो दैट इज रशिया। एंड हियर एज वेल यू कैन सी एक छोटी सी बाउंड्री जो है ये दोनों देश एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वैसे चाइना बहुत सारे देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन एक और चीज है चाइना की, एंड दैट इज लगभग सारे देशों के साथ, जितने देशों के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है, लगभग सारे देशों के साथ चाइना का लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसा एक देश है, दुनिया के सबसे छोटे देशों में आप देखेंगे तो भूटान आता है, उसके साथ भी उसकी जमीन जो है वो भी चाइना हड़पना चाहता है। तो इस प्रकार की एक स्ट्रेटेजी, एक स्वभाव जो है वो चाइना का रहा है। लेकिन आज की हमारी डिस्कशन जो है ये चाइना के इस स्वभाव को लेकर नहीं है, हमारा फोकस है दोनों देशों के बीच में बढ़ती हुई मित्रता। अभी कुछ दिनों पहले एज यू नो के यूएसए और चाइना के बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसको हमने डिस्कस किया था, ट्रेड डील के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो इसमें ट्रंप साहब ने यह अनाउंस किया कि 90 डेज का एक पॉज वो लगाते हैं टैरिफ्स पर, और ये 90 डेज में दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर नेगोशिएशंस होंगे। ये इतनी बड़ी खबर बन गई कि शी जिनपिंग साहब और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब की जो मुलाकात है, ये जो विजिट है शी जिनपिंग की, मॉस्को गए थे वो, इस विजिट को उतना ज्यादा कवर नहीं किया गया क्योंकि ज्यादातर ध्यान जो था पूरी दुनिया का और मीडिया का, दैट वाज ऑन दिस यूएस चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट या फिर ट्रेड वॉर। अब मॉस्को क्यों गए थे शी जिनपिंग साहब? तो देयर वाज ए सेलिब्रेशन, 80th विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन। किस प्रकार की विक्ट्री? विश्व युद्ध 2 खत्म जब हुआ, इसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया दोनों देशों ने, और दोनों देशों ने 20 जितने एग्रीमेंट्स पर भी दस्तखत किए हैं। सबसे खास बात यह भी थी कि चाइना का जो पीएल है, पीपल्स लिबरलाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन आर्मी, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है उनका, पीएलए जनरली कहते हैं उसको। तो ये जो पीएल है उसका एक पीएलए का एक यूनिट जो है, उसने भी इस परेड में, रशिया में जो परेड हुई तो उसमें इसने पीएलए ने पार्ट लिया, पीएलए के एक यूनिट ने पार्ट लिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें, यू नो, पीएलए का यूनिट जब पार्ट लेता है, दैट क्या इंडिकेट करता है? ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में क्या इंडिकेशन है? दैट मीन्स कि व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड चाइना, तो दोनों देशों की मिलिट्री जो है वो बहुत लेवल तक एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट ट्रेनिंग ड्रिल्स एक्सेट्रा। तो ये इस बात का भी इशारा है कि रशिया और चाइना के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। और शी जिनपिंग साहब मॉस्को गए, दैट मीन्स कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो भी काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस विजिट से ऊपर ऊपर से ही सीख सकते हैं। इसी के साथ रशिया और चाइना दोनों ने ये क्लेम्स किए हैं कि दोनों देश जो हैं वो ग्लोबल लीडर्स हैं। दोनों देशों की लीडरशिप ने दुनिया को और खास करके विश्व युद्ध 2 के बाद जो जिसको पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, तो इसको रीशेप करने में इन दोनों देशों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी के साथ इस बात पर भी कुछ प्रकाश डाला गया कि यूएसए ने ये जो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर है, तो यूएसए ने बहुत सारी झूठी चीज़ें फैलाई हैं और यूएसए ये कहता आ रहा है, यूएसए का ये जो क्लेम है कि पोस्ट वॉर ऑर्डर जो है, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, विश्व युद्ध 2 के बाद की जो दुनिया है, तो उसको शेप किसी ने किया है तो यूएसए ने किया है, ऐसा यूएसए कहता आया है। लेकिन ये दोनों देश ये कह रहे हैं कि ये एक गलत बात है। इन दोनों का कहना यह है कि फैसिज्म और इंपीरियलिज्म यानी कि जापान का जो इंपीरियलिज्म था, जो नाजी फैसिज्म था, तो इसको हराने में अगर किसी दो देशों ने या फिर किसी दो ताकतों ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है तो दैट इज रशिया एंड चाइना, ऐसा ये दो देश कहते हैं, राइट। एक दूसरा जो प्रॉब्लम है यहां पर मुझे ये हाईलाइट करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज कि उस समय पर हमारा देश भारत जो है वो ब्रिटिश कब्जे में था। तो इंटरनेशनल लेवल पर कभी भारत का ये जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे कितने सारे सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट लिया, कितने सारे मिशंस में पार्ट लिया, ये सारी चीज़ों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। हमेशा यही कहा जाता है कि ब्रिटेन या फिर यूके प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ब्रिटेन टू बी प्रिसाइज, इंग्लैंड प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन इंडिया नहीं। हमारे कितने सारे सोल्जर्स जो हमारे देश के बेटे जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन इन चीज़ों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। दिस इज अ फैक्ट। बट हियर रशिया और चाइना दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि दे आर लीडर्स, दे आर उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है फैसिज्म यानी कि जर्मनी जो हिटलर है उसको हराने में, इंपीरियल जापान को हराने में, इट इज अनमैचेबल। इसी के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है इसको प्रिजर्व रखने में, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन रखने में ये दोनों देशों ने काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। द रशिया चाइना पार्टनरशिप इज ड्रिवन बाय शेयर्ड इंटरेस्ट्स, ऐसे अनाउंसमेंट्स रशिया और चाइना के द्वारा जॉइंट स्टेटमेंट्स में दिए गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें भी ये दोनों देशों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को एनहेंस करने में भी दोनों ने एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। कौन से वैल्यूज भैया? चाइना को जो सीट मिली है वो अनफॉर्चुनेटली भारत की वजह से मिली है। आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उस समय पर हमारा ये एक लॉन्ग विजन शायद नहीं था। ये सीट जो है वो हमें मिल रही थी, ये सीट हमने चाइना को दे दी। एनीवेज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट इज एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन, और ये आउटडेटेड इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूज के बारे में ये दोनों देश जो हैं इसके बखान कर रहे हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट के बारे में बात करें। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया और चाइना के बीच में जो पर्सनल ये जो रिलेशन है, ये जो पार्टनरशिप है, इट इज ड्रिवन बाय पर्सनल टाइज बिटवीन टू लीडर्स, दैट इज शी जिनपिंग और पुतिन साहब के बीच में एक रेपो है, एक प्रकार की मित्रता है आप समझ लीजिए, या फिर एक दूसरे के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग है। वैसे आई वॉन्ट यूज द वर्ड मित्रता इन डिप्लोमेसी, बहुत ही रेयर ओकेजन पर आपको मित्रता देखने को मिलती है, वरना तो अपने अपने देशों के नेशनल इंटरेस्ट्स को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। इट डजंट मैटर कि अगर हम कितने भी अच्छे देश के साथ अपनी मित्रता हो, कुछ ऐसे देश हैं, एग्जेम्पशंस हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है। फॉर एग्जांपल भारत की ही पॉलिसी को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल भूटान है, देयर वी हैव मॉरिशस एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनके साथ भारत की जो एक टाइज रही है, जो रिलेशंस रहे हैं, तो डिप्लोमेसी तो होती ही है, लेकिन डिप्लोमेसी से भी ऊपर पर्सनल रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भारत ने दिया है।
लेकिन ये देश जो है वो कह रहे हैं कि जो पर्सनल टाइज हैं शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में, तो इसकी वजह से ये दोनों देशों की पार्टनरशिप जो है वो इस लेवल तक पहुंची है। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है, ये एक अच्छी चीज है उनके लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ये दो लीडर्स नहीं रहेंगे तो चांसेस आर कि ये रिलेशन उतना ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा। ऐसे होने के पूरे चांसेस हैं। अभी तो पर्सनल टाइज की वजह से रिलेशंस अच्छे हैं। अभी चाइना किस प्रकार से पाकिस्तान की मिलिट्री वाइज मदद कर रहा है, इसके बारे में मैं और गहराई में जाना नहीं चाहूंगा, आप सारी चीजें जानते हैं, इस पर हमने काफी सारी डिस्कशन भी ऑलरेडी कर ली है। चाइना टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बहुत ही ज्यादा एडवांस बताता है, नो डाउट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बहुत सारी चीजों में चाइना इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, तो हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान को जो उन्होंने मिसाइल्स और सारी चीजें प्रोवाइड की थी तो वो कुछ काम की नहीं रही। तो एनीवेज इस मौके पर क्योंकि परेड हो रही थी और एक प्रकार से दुनिया में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, ट्रंप साहब से मीन्स यूएसए जो है इट इज़ ट्राइंग टू वू रशिया, तो यहाँ पर चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि रशिया जो है वो उनके पास ही रहे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है रशिया जो है वो चाइना के पास ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब सैंक्शंस लगे रशिया पर तब चाइना ने काफ़ी सारी मदद की है, तो आई एम श्योर रशिया ये बात जो है वो नहीं भूलेगा। तो टेक्नोलॉजिकली वाइज अपने आप को और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखा रहा है चाइना के इट इज़ वेरी एडवांस। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत का, आई वुड से नॉट कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध ही था ये, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री पर अटैक किया था। तो ये जो भी एक छोटा लिमिटेड वॉर हुआ, इसमें हमने उनके जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जो बातें कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को तो अच्छी तरीके से हमने देख लिया है। लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल कि यहाँ पर चाइना ये भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इतना ताकतवर हो जाए कि वो भारत को मैच कर सके। लेकिन इस चीज में हमें उनको सफल नहीं होने देना है। वी हैव टू मीन्स ऑफ कोर्स आई एम श्योर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दे नो द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग। हमारी जो सरकार है उनको भी इस प्रकार के चैलेंजेस के बारे में काफ़ी सारी इनसाइट्स हैं। आई एम श्योर ऐसा कभी आई डोंट थिंक सो भारत जो है वो ऐसी चीज़ें कभी होने भी देगा। लेकिन पाकिस्तान को प्योर सपोर्ट जो है, मिलिट्री सपोर्ट जो है वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, राइट। यूएस चाइना ट्रेड डील की बात करें तो जैसे हमने डिस्कशन की थी कि 90 डेज का एक पॉज लगा दिया है, तो इस 90 डेज के पॉज के बारे में चाइना का व्यू पॉइंट ये है कि ट्रंप जो हैं उनको चाइना के सामने झुकना पड़ा, और ये चाइना की एक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हुआ है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट रशिया टूवर्ड्स इटसेल्फ, लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं देगा, या फिर चाइना विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि ऐसा ना हो। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा शायद नहीं होगा, राइट। ये सारी चीज़ों में वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हमें रीअसेस भी करना है, और इसी के साथ साथ आत्मनिर्भरता ही एक लॉन्ग टर्म सिक्योर सॉल्यूशन है। ये दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हों या फिर जो भी वो करें, राइट, उनके बीच में डांस हो ना हो, वॉट इट इज़, राइट, हमें धीरे धीरे करके अपनी कैपेबिलिटीज जो हैं उनको बढ़ाते जाना है। अब रशिया जो है वो चाइना की तरफ और ज़्यादा झुक रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रशिया जो है वो हमारी सेंसिटिविटीज़, भारत की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, इसको लेकर थोड़ा कम इंक्लाइंड हो। तो ऐसे समय में भारत जो है वो यूएसए, फ्रांस, दूसरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। तो ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट जिसको उतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया, लेकिन इट इज़ इनफैक्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट टुक प्लेस इन मॉस्को। अभी ये भी खबर आ रही है कि आने वाले समय में प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भी चाइना की विजिट पर जाने वाले हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर्स enunciation of new normal in India-Pakistan relations mark a paradigm shift in counter-terrorism strategy? Discuss.
इसके बारे में भी वैसे हमने डिस्कशन की थी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्विकली आई विल रिपीट या फिर रिकैप, ताकि चीज़ें फ्रेश हो जाए। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग डीपर पॉइंट्स। तो 12 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्लियरली ये बता दिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसमें एक न्यू नॉर्मल सेट हुआ है। काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को लेकर भारत ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो अनपनिश्ड नहीं रहेगी। अगर आप हम पर कोई अटैक करेंगे तो डोंट थिंक कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वी विल डेफिनेटली पनिश यू। जहां पर भी आप होंगे आपको ढूंढकर पनिशमेंट दी जाएगी, आपको मारा जाएगा। तो पाकिस्तान को अपना जो अप्रोच है उसको चेंज करना पड़ेगा। पहले भारत जो है वो एक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब हम एक डिसिसिव एक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ट्रेडिशनली ऐसा था कि हम बातचीत बंद कर देते थे, इंटरनेशनल लेवल पर कठोर निंदा करते थे पाकिस्तान की, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर रहे थे। लेकिन ये डॉक्ट्रिन जो है इसको हमने रिजेक्ट किया है। अब जो नई डॉक्ट्रिन है उसमें यही है कि हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स करेंगे और सारी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की रहेगी। ये नया अप्रोच जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक से ही स्टार्ट हो गया था, उड़ी वाली सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमने की, तो उस समय पर हमारे फाइटर जेट्स को हमने एंगेज किया। तो उस समय पर ही पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझा। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। अब ये भी हमने प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी जगह नहीं, देयर इज नो प्लेस इन पाकिस्तान जो भारत के रडार्स या फिर भारत के निशाने पर ना हो। और अब तो भारत ने यह भी क्लेरिफाई कर दिया है कि हम सोचेंगे नहीं कि किस जगह पर हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं या फिर हम अगर बदला ले रहे हैं, राइट। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये कौन सी जगह है आपके क्षेत्र में या फिर आपके देश में। जहां पर हमें लगा कि यहां पर से अटैक हुआ, यहां पर दुश्मन छुपा हुआ है, वहां पर अटैक होंगे। तो ये एक न्यू नॉर्मल है। और जो एक न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान देता रहता था, अब इस चीज को भी भारत ने कह दिया कि भाई वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर न्यूक्लियर थ्रेट, हम इससे डरते वरते नहीं है। सैटेलाइट इमेजनरी ने कंफर्म भी कर दिया है कि किस प्रकार की ताकत हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब ये जो एक चीज हुई है, दिस इज ए बिग थिंग। अब एक पाकिस्तान पर एक और ज्यादा बर्डन बन चुका है। अभी तक क्या था कि वो हमेशा ये कहता था कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये थर्ड पार्टीज हैं, इसका हमारी सरकार के साथ, हमारी मिलिट्री के साथ कुछ लेना देना नहीं है। भारत ने कह दिया कि अब बस आपके देश में से होगा तो आप भी उसके साथ कनेक्टेड है। टेररिस्ट की फ्यूनरल में पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल्स जाते हैं, जो उनकी जो कॉफिन्स हैं तो उनमें उनके ऊपर आपको पाकिस्तान का झंडा देखने को मिलता है। दिस इटसेल्फ इज ए प्रूफ। एंड इसी के साथ अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज कि अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको कहते हैं, अब भारत ने कह दिया है कि भाई हमारे पास मत आइएगा एविडेंस मांगने के लिए कि पाकिस्तान में क्या क्या आपको आपके ऊपर है एविडेंस, हम तो स्ट्राइक कर देंगे। अब हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है, राइट। आप हमारे पास आएंगे और पूछेंगे कि भाई प्रूफ दीजिए, प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो प्रूफ होंगे वी आर नॉट गोइंग टू शेयर इट विथ यू। हम पर अटैक हुआ तो फिर हम आपको ठोक डालेंगे, दैट्स इट। तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, जैसे हमने चाइना के बारे में और रशिया के बारे में बात कर रहे थे, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस ने काफी अच्छी कैपेबिलिटीज दिखाई है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू हेड ऑन, और इसी दिशा में हमें आगे बढ़ते रहना है। मेड इन इंडिया के जो वेपन्स हैं दे हैव सेट एन एग्जाम्पल, लेकिन इसको अपग्रेड करता रहना पड़ेगा हमें। वी नीड मोर R&D, वी नीड मोर फंड्स, वी नीड मोर गुड ब्रेन्स। और इसी के साथ साथ इंडस्ट्री और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एक बेटर सिनर्जी जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी देश पर रिलाय नहीं रह सकते। आज भले ही फाइटर जेट के इंजन्स और फाइटर जेट्स हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हों, लेकिन वी हैव टू बिल्ड इट आवरसेल्व्स। और न्यू नॉर्मल में एक और चीज ऐड हुई है कि टेररिज्म को बंद कीजिए और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो हमें वापस दीजिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक रिलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे आपके साथ। पानी चाहिए तो टेररिज्म को बंद करो, ट्रेड बढ़ाना है तो टेररिज्म को बंद करो। इसी के साथ साथ POJK को वापस हमें वापस सौंप दो। जो जमीन आपने
अपने बाप की समझकर चाइना को गिफ्ट में दे दी हैं, यू नो दैट्स व्हाट पाकिस्तान डिड। हमारी ज़मीन जो है उन्होंने हड़प ली और फिर चाइना को दे दी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं ना, अब ये चीज़ें भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन चीज़ों को भारत सहेगा नहीं। सो वो प्रूफ वाली जो बात थी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट artificial intelligence. What are the strategic implications for India and Gulf countries align themselves with US-led AI initiatives? Analyze. Gulf countries are investing in artificial intelligence and tech infrastructure. आप जानते होंगे बहुत सारे नए नए शहर वहाँ पर बन रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर। दुबई के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा। सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन। कतार जो है तो उसके पास भी काफ़ी पैसे, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दिस थिंग। एक वक्त था जब कतार के बारे में ऐसा कहा जाता था, आई थिंक कतार के जो एमिर थे तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि द मैन हु बॉट लंदन। लंदन की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे द शार्ड हैं, एंड देन यू हैव अदर प्लेसेस एज वेल, अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन लंदन की कुछ प्राइम प्रॉपर्टी, यस कैनरी वॉर्फ, आपने बहुत बार देखा होगा कैनरी वॉर्फ को, राइट। एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, कौन सा वो गाना है, शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस गाना है छल्ला, जब भी नॉट जब भी मैट, दैट वाज लाइक जब तक है जान, जो मूवी है तो उसका एक गाना है, उसमें शाहरुख खान इज प्लेइंग गिटार एंड देन फिर पुलिस वाले आते हैं और चाइना शाहरुख खान को कहते हैं कि यहाँ से निकल जाइए। वो जो सीन है ना, दैट इज़ इन कैनरी वॉर्फ, दैट इज़ इन सेंट्रल लंदन। तो ऐसी बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कतार और ये गल्फ़ के देश जो हैं वो ख़रीदते थे, ये बड़े बड़े शेख्स। लेकिन अब दे आर नॉट ये प्रॉपर्टी में उतने इंटरेस्टेड नहीं है। रियल एस्टेट शेखडम जो है वो it's I think the days are gone. Now they are investing in artificial intelligence and tech infrastructure, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। पहला ऐसा था कि किसी जिसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो दैट गाय वॉज कंसिडर्ड ए वेरी वेल्थी पर्सन। आज ऐसा नहीं है। आज एक कंप्यूटर लेकर कोई बैठा है, राइट, उसकी स्किल्स के आधार पर ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी 50 ज़मीन खरीद सके, इज़न्ट इट? जब इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम बेसिकली अभी फेसबुक का है, इज़न्ट इट? फेसबुक ने इसको परचेज कर लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए इसको परचेज करने के लिए। डू यू नो, पहले कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की डील होती थी तो इतनी ज़मीन, इतने एसेट्स, कितनी सारी चीज़ें थी, हुआ करती थी पहले। इंस्टाग्राम को जब बेचा गया बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तब पता है इंस्टाग्राम में कितने लोग काम करते थे? सिर्फ 13 लोग, दैट्स इट। सिर्फ 13 लोग काम करते थे इंस्टाग्राम में, और बिलियंस ऑफ डॉलर में ये कंपनी फेसबुक ने खरीदी। तो आज समय जो है वो ऐसा चेंज हुआ है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों में जो देश इन्वेस्ट करेगा, जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, वो बहुत वेल्थी बन जाता है। और ये सारे देशों के पास तो बहुत सारा पैसा है। जो अबू धाबी है, तो इट इज़ क्रिएटिंग ए 5 गीगावाट डेटा सेंटर। इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एज फार एज आई नो, क्योंकि यूएसए में जो डेटा सेंटर, इट इज समवेयर अराउंड 2 गीगावाट। सऊदी अरेबिया कोई एक एआई जोन बना रहा है, पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो एआई जोन के तौर पर, और इसमें ये ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन सारी कंपनीज के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये जो गल्फ देशों का जो एम्बिशन है, इसमें वो चाइना को साइडलाइन करते हुए यूएसए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूएसए ने यह भी कहा है कि इट्स गोइंग टू सप्लाई H100 नाम की एक चिप है। तो ऐसी 5 लाख चिप्स जो हैं वो यूएसए की एनवीडिया कंपनी जो है वो यूएई को सप्लाई करने वाली है। तो यहाँ पर चाइना भी सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सिलिकॉन वैली के साथ ये गल्फ के देश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग न्यू इनोवेशंस। अब भारत के लिए ये रिस्क्स भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। रिस्क ये है कि बहुत सारा काम जो हमारे देश के लोग करते थे वो शायद चला जाए। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड कर लें तो ये सारे कामों में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे देश के आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, TCS, एंड देयर आर अदर कंपनीज एज वेल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये तो इन्फोसिस एंड TCS आर बिग कंपनीज, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी एडवांस्ड कंपनीज भी हो सकती है।
15-20-50 लोगों की कंपनी जो बहुत बड़ा एआई और इन सारी चीज़ों का काम संभाले और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करे। हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन, ये सारे क्षेत्र में एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो इसमें भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बट वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, राइट? वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। कुछ देशों ने, खास करके यूएसए और कुछ वेस्टर्न देशों ने, और यूएसए के अंदर भी कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो देश हैं, ये गल्फ देश, तो इनको इतनी हाई एआई एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप बेचेंगे तो या फिर ट्रांसफ़र करेंगे तो इट्स नॉट गुड, इनको मत सिखाइए, ये सर्वेलेंस, रिप्रेशन, मिसयूज करेंगे एआई का। लेकिन यूएसए के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। अगर यूएसए ये नहीं करता तो चाइना आकर कर लेता। तो यूएसए ने सोचा कि लेट्स वर्क विद देम। चीज़ें उनके अंदर धीरे धीरे बदलाव जो है वो आएगा और आ रहा है। तो इंडिया ऑल्सो मस्ट इन्वेस्ट एग्रेसिवली इन एआई एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव। वैसे भारत इस दिशा में काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन स्टिल वी आर फार बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हैं उसको उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। दिस इज़ ए हर्डल एज वेल, दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर आवर कंट्री। शेम इसलिए है, शर्म की बात इसलिए है क्योंकि अगर हमारे देश के इतिहास को आप देखेंगे देन यू विल फाइंड, जिनको हम ऋषि मुनीज कहते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो रिसर्च ही की है। और ये सारी रिसर्च की वजह से ही बहुत सारे इनोवेशंस हमारे प्राचीन भारत में हुए हैं, एंशिएंट इंडिया में हुए हैं। तो ये इनोवेशंस, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो उस समय पर जो एक कल्चर था, वो आज नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम बहुत सारे पीछे रह चुके हैं। वरना टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, ये तो बात पूरी दुनिया जानती है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो ये सारे देश ऑयल डिपेंडेंसी से अब टेक लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इससे पूरी दुनिया में एक नया पावर डायनामिक्स जो है वो क्रिएट होगा। पहले सिर्फ इनके पास ऑयल हुआ करता था, ऑयल के बदले में पैसा, अब ऐसा नहीं है। नाउ दे हैव मनी, बट नाउ दे हैव विजन, एंड टू बी ऑनेस्ट दे हैव ए ड्राइव एज वेल। दे हैव ए ड्राइव, दे हैव लाइक एक बहुत ही विजनरी हैं। इसमें तो आपको मीन्स मानना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से वो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे अपने शहर बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिए दुबई के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने इतनी सारी चीज़ें सुनी हैं, ऐसा भी नहीं है एक्साजरेटेड चीज़ें हैं, इट्स अ फैक्ट। हमारा एक शहर उतना अच्छा नहीं है, हमारे देश का एक शहर, बहुत दूर है हम। वहाँ पर जाकर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, यहाँ पर ही प्रॉब्लम है। तो ये एक जो कम समय के अंदर, मुझे आज भी याद है, लगभग 10 साल पहले मैंने ये इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पर। जो दुबई के राजा हैं, राइट, उनकी सरनेम कुछ मखतूब ऐसा कुछ हैं, तो उनको जब एक आई थिंक बीबीसी का ही एक इंटरव्यू था, और उसमें पूछा गया कि भाई आप क्यों ये चीज़ करना चाहते हैं, ये मीन्स इतनी जल्दी क्या है आपको, फटाफट आप एक रेगिस्तान जो था उसको आपने कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया है और कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों है इतना। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैं 50 साल के बाद मेरे लोगों को मिले, मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे लोगों को आज मिले। दिस इज़ द डिफरेंस। उन्होंने कहा आज से मुझे ये सारी चीज़ें मेरे लोगों के लिए चाहिए। दैट्स द रीज़न वी हैव दिस स्पेस, दैट्स द रीज़न कि हम इतनी स्पीड से चीज़ों को कर रहे हैं। So that's the speed that we need, that is missing, that vision is missing. How do India-Pakistan tensions impact energy security in both countries? Discuss the vulnerabilities and mitigation strategies. जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच में इश्यूज होता है, तो पता है क्या होता है। डिपेंडेंट कंट्रीज जैसे भारत जो है, तो भारत का लेटेस्ट आंकड़ा यह है कि हम 88.8% जितना एनर्जी जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जो है वो 78% जितनी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दोनों देश जो हैं ये अरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और अरेबियन सी के थोड़े आप वेस्ट में चले जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, देन यू विल फाइंड दिस पर्शियन गल्फ, राइट। तो ये जो मैरीटाइम रूट है ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसी के साथ साथ
जब मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाता है, जब नेवल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहां से पास होने वाले जितने भी टैंकर्स होंगे उनको चेक किया जाएगा। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनी बढ़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा डिलेज क्रिएट होंगे, तो प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ भारत एक ऐसा देश है, भारत की बात हम करें तो सिक्का, वाड़ीनार हैं, मुंद्रा पोर्ट हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए हमारे 50% जितना जो हमारा क्रूड है ना, वो इन सारे सिक्का, वाड़ीनार, मुंद्रा यहाँ पर आता है जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड। और बिकॉज ये सारे पोर्ट्स जो हैं ये वेस्टर्न साइड हैं, तो व्हाट हैपन्स इज जब पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेड जोन में आ जाती हैं, तो ये भी एक इश्यू है। तो इसका सॉल्यूशन है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हमारे पास हैं। भारत के पास रीजनेबली अच्छा रिजर्व है, राइट। 74 डेज तक चले उतना फ्यूल हम रिजर्व करके चल रहे हैं। आइडियली 90 से 120 दिन तक का होना चाहिए, यानी कि 3 से लेकर 4 महीने तक का अगर है तो इसको एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। अभी इसमें थोड़ा हम पीछे हैं। पाकिस्तान की हालत तो बहुत ख़राब है, उनके पास मैक्सिमम 20 दिनों का फ्यूल रहता है, इतना ही रिजर्व है उनके पास। तो वी आर एक्सपांडिंग दिस थिंग। पाकिस्तान जब करे वो उनकी मर्जी, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सपांड इट। दूसरी चीज, जब हमारे पास ज्यादा रिजर्व होगा तो ये जो हमारा क्षेत्र है, इंट्रा रीजनल एनर्जी ट्रेड जो है वो भी स्मूथली हो सकता है, पैसे भी बचेंगे। श्रीलंका और दूसरे देश जो हैं तो उनको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए भारत को अपने रिजर्व्स को भी इंक्रीज, अपने लिए तो हैं ही, इसी के साथ साथ हमारे कुछ नज़दीक के देशों के लिए भी ये एक अच्छी खबर होगी। एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज एंड एनहेंस प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पर हमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जियोपॉलिटिकल शॉक्स से बचाने के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, राइट। इजी। Now let's move on to the last topic of the day. This one is about how does the 2021 civil registration system report highlight discrepancies in India's official COVID death toll? Discuss its implications for public health policy. जो रिपोर्ट लेटेस्ट आया है इस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए, राइट, न्यूज़ में काफ़ी इसकी चर्चा हुई। तो ये बताया जा रहा है कि 2021 को अगर हम 2019 के साथ कंपेयर करें तो कुछ 25.8 लाख ज़्यादा मृत्यु, 25,80,000 जितनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी इन दोनों के कंपैरिजन को करें। तो दैट मीन्स एक जो ऊपर से अगर हम कह दें तो हमें पता चलता है कि भाई ये चीज़ों की का जो मेन रीज़न है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड की वजह से जो डेथ टोल है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गया। अब काउंट करने में, पेंडेमिक के टाइम पर काउंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोविड की वजह से कोई बीमारी मीन्स कोविड हुआ और कोविड की वजह से लेट्स से कोई मीन्स उनकी मृत्यु हुई, तो यू हैव हर्ड दिस थिंग, राइट। मैंने भी सुना है ये सारी चीज़ें कि वह कोविड नहीं लिखा जाएगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि भाई हार्ट अटैक की वजह से, किसी को कुछ दूसरे रीजन में, फॉर एग्जांपल किसी को उनका इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो गए, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा कोविड की वजह से डेथ हुई, ऐसा लिखा जाएगा कि इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। बहुत सारे केसेस में लोगों की घर में मृत्यु हुई है, तो ऐसे उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो इनकम्प्लीट डेटा जो है इसका अभी इल्ज़ाम सामने आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि डेटा जो है वो भारत में प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किया गया था, और जब हमारे पास राइट डेटा नहीं होता है तो उस हिसाब से हम हमारी पॉलिसीज़ को नहीं बना सकते। दैट्स द रीज़न, नंबर 1 रीज़न कि डेटा हमें चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे लोगों ने केस भी फाइल किया है, तो उनको न्याय नहीं मिलेगा अगर राइट डेटा नहीं होगा तो। और जब हमारे पास रिलायबल हेल्थ डेटा होगा तो फ्यूचर में होने वाले जो ऐसे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है उनको हम अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जब डेटा ही प्रॉपर नहीं होगा तो ऐसा होगा कि हम ब्लाइंड फोल्डेड रहेंगे, हम आंखें बंद करके लड़ने की कोशिश करेंगे और जिसमें हमारी हार होगी। तो इंडिया मस्ट एड्रेस सिस्टमिक गैप्स in death registration and health data to ensure justice and preparedness for future pandemics. For that we need to build robust system.
And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.